Hello friends, welcome to the Logical Studies YouTube channel and I'm your friend Advocate Lakshay Chaudhary. So today we will continue our discussion on Indian legal history and the topic of our today's video is Indian legal history part 14 and the Crown's Charter of 1753. और my dear friends हम इसमें पढ़ने वाले हैं reason behind this Charter of 1753 and the main features of 1753. So dear legal eagles, this is the time of quick revision of part 13. So my dear friends, part 13 में basically हमने किया था बॉम्बे केस of 1730, केस ऑफ अरब मर्चेंट, oath केस ऑफ बॉम्बे, and fourth one oath केस ऑफ मद्रास. So my dear friends, जैसा कि हमने किया था उससे प्रीवियस वीडियो में, दैट वाज इन पार्ट 12 वर्किंग ऑफ मेयर्स कोर्ट. तो वर्किंग ऑफ मेयर कोर्ट्स में हमने देखा था ये जो चार्टर ऑफ 1726 में मेयर कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुए थे, इनको जो पावर्स मिली थी वो डायरेक्ट क्राउन से मिली थी और मेयर कोर्ट्स वर इंडिपेंडेंट और वो गवर्नर एंड काउंसिल को घास नहीं डाल रहे थे. तो इससे गवर्नर काउंसिल और मेयर कोर्ट के बीच में एक बड़ा टसल चढ़ा लंबे समय तक. एक इनके बीच में एक लड़ाई रही तो सुपरमेसी को लेके बेसिकली. तो उसी से रिलेटेड ये केसेस हैं. बॉम्बे केस हुआ, केस ऑफ अरब मर्चेंट हुआ, या ओथ केस ऑफ बॉम्बे, देन ओथ केस ऑफ मद्रास. तो ये सब हमने डिटेल में अपनी पार्ट 13 की वीडियो में डिस्कस करें हैं. कैसे मेयर कोर्ट ने अपना जो जुरिस्डिक्शन है उसमें कार्रवाई करने की कोशिश की, तो फिर कैसे गवर्नर एंड काउंसिल में उसमें दखल देने की कोशिश करी. तो ये सब चलता रहा. और फिर हमने इसमें पढ़ा था लास्ट में कंपैरिजन बिटवीन चार्टर ऑफ 1687 एंड चार्टर ऑफ 1726 विद रिगार्ड टू मेयर्स कोर्ट. तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स. इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और इन केस अगर आपको और भी वीडियोस एक्सेस करनी है तो आप द लॉजिकल स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर जाइए. आपको वहाँ एक प्लेलिस्ट मिलेगी, इंडियन लीगल हिस्ट्री फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 14. आपको सब उस प्लेलिस्ट में मिलेंगे और आप वहाँ पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. इंडियन लीगल हिस्ट्री पार्ट 14, अ न्यू चार्टर दैट इज क्राउन्स चार्टर ऑफ 1753. तो एज यूजुअल रीजन बिहाइंड द चार्टर ऑफ 1753. चार्टर ऑफ 1753 को पारित करने के पीछे कौन कौन से मुख्य कारण थे, क्या क्या वजहें थी, वो एक बार जान लेते हैं. जब भी अगर आपके पास एग्जाम में, आपके जो सिलेबस एग्जाम है या किसी भी एग्जाम में कोई भी चार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर वो मतलब हैवी वेटेज है, काफ़ी मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन है या 25 का है, तो आप पहले रीज़न लिखिए, फिर मेन फीचर्स लिखिए, फिर उसके डिफेक्ट्स लिखिए, आउटकम लिखिए, फ्लॉज लिखिए. इस तरीके से आप फ्रेम कीजिए. इन केस वो 5 या 10 नंबर का है तो इम्पोर्टेंट फीचर्स लिखिए, दैट्स इट. तो इसलिए मैं डिटेल में इसको रीज़न क्या था, फिर उसकी इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या थी, उनका आउटकम क्या रहा, उसका क्रिटिसिज्म क्या था, तो मैं कोशिश करता हूँ कि डिटेल में आपको सारा मिले. सो माय डियर फ्रेंड, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लैशेस बिटवीन द मेयर कोर्ट एंड द गवर्नर एंड काउंसिल हैज़ बी डिस्कस्ड अर्लियर. जो टसल चल रहा था मेयर कोर्ट में और गवर्नर एंड काउंसिल में, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे. तो ये भी एक मुख्य कारण था चार्टर ऑफ 1753 के पीछे कि एक नया चार्टर इशू किया जाए और इस टसल को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए. चलते हैं अगले पॉइंट पर. मद्रास फेल अंडर द फ्रेंच ऑक्यूपेशन इन सितंबर 1746, who surrendered it back to the British in August 1749. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. सितंबर 1746 को जो फ्रेंच ट्रूप्स थे वो लोग मद्रास पहुंच गए और इन्होंने जो ब्रिटिशर्स का फोर्ट था उस पर शोर से भी, सी शोर से भी और लैंड से भी बमबारी करनी शुरू कर दी. दिन था 7 सितंबर 1946.
और ये बमबारी चली और ये 9 सितंबर 1946 से 2 दिन, 2 दिन में ब्रिटिशर्स की अकल ठिकाने आ गई। तो दे वांट पीस नाउ। तो जो उन्होंने फोर्ट बनाया था मद्रास में वो इतना मजबूत नहीं था कि जो फ्रेंच ट्रूप्स आए थे उनकी बम्बार्डमेंट को झेल सके। वो टूटना शुरू हुआ, इधर इनके सैनिकों का मनोबल गिरना शुरू हुआ। जैसे गुड्डू भैया कहते हैं मिर्ज़ापुर में, बहुत पहले जाओगे भाई। वही काम फ्रेंच ने इनके साथ किया, ब्रिटिशर्स के साथ। और 9 तारीख को इनके बीच में संधि हो गई। अब उसमें क्या था, उसमें बेसिकली क्या था, जो फ्रेंच थे उन्होंने इनसे इस बात पर डिस्कस किया कि कोई बात नहीं, हम वेयर हाउस रखेंगे और फोर्ट रखेंगे और जो टाउन है वो आपके पास ही रहेगा। तो अब इसके पीछे कारण क्या था, तो वो बड़ी एक लंबी स्टोरी है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उसका आउटकम बता देता हूँ यहाँ तक। तो मद्रास फेल अंडर द फ्रेंच ऑक्यूपेशन इन सितंबर 1746। ये इनके पास कैसे आ गया ये हमने डिस्कस कर लिया। वो सरेंडर्ड इट बैक टू द ब्रिटिश इन अगस्त 1749। और अगस्त 1749 में इन्होंने इसको ब्रिटिशर्स को वापस दे दिया। तो वापस ये ऐसे नहीं दिया गया। वापस इनके बीच में डील क्या हुई, बेसिकली एक ट्रीटी हुई इन लोगों के बीच में, जिसको हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल, CHAPELLE। इस ट्रीटी में क्या था, इस ट्रीटी में एक था कि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने 1745 में अकेडिया में, बेसिकली इज अ प्लेस, अकेडिया में एक प्लेस है जिसको हम जानते हैं लुइसबोर्ग के नाम से, इसको कैप्चर किया था। लुइसबोर्ग अकेडिया में इन द ईयर 1745। तो ब्रिटिशर्स ने ये फ्रेंच को दिया वापस और फ्रेंच से अपना मद्रास वापस लिया। तो ये एक डील थी। तो ऐसे 1749 में ब्रिटिशर्स के पास मद्रास वापस आ गया। अब जब मद्रास फ्रेंच ऑक्यूपेशन में गया, मतलब फ्रेंच के पास गया, तो जो मेयर कोर्ट 1726 में एस्टैब्लिश हुआ था मद्रास में, उसने काम करना बंद कर दिया। ड्यू टू द मद्रास कॉरपोरेशन विच वाज एस्टैब्लिश अंडर द चार्टर ऑफ 1726 ceased to function and the company needed the charter from the British Crown for resumption of powers and the revival of the institution of mayor court in Madras। तो अब कंपनी को एक चार्टर चाहिए था ब्रिटिश क्राउन से, ताकि पावर्स को दोबारा से रिंस्टॉल किया जा सके और जो इंस्टीट्यूशन है मेयर कोर्ट का मद्रास में उसको दोबारा से शुरू किया जा सके। तो ये भी एक रीज़न था। सो नाउ वी हैव 3 रीजन्स टिल नाउ। पहला तो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था गवर्नर जनरल काउंसिल के बीच में, गवर्नर काउंसिल और मेयर कोर्ट के बीच में, उसके बाद जो फ्रेंच का आक्रमण हुआ मद्रास के ऊपर, और उसके बाद इसी आक्रमण की वजह से वो जो मेयर कोर्ट ने काम करना बंद कर दिया था, तो कंपनी को अब एक चार्टर चाहिए था क्राउन से। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज टू इम्प्रूव अपॉन द चार्टर ऑफ 1726 विच सफर्ड फ्रॉम सेवरल फ्लॉज एंड डिफेक्ट्स। तो जो चार्टर ऑफ 1726 में गलतियां थी और जो उसके डिफेक्ट्स थे, जो लूप होल्स थे, उनको सुधारने के लिए बेसिकली एक अमेंडमेंट के तौर पे एक नया चार्टर चाहिए था। तो ये सब कारण बने चार्टर ऑफ 1753 के इशू करने के। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। रीज़न हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे मेन फीचर ऑफ चार्टर ऑफ 1753। इसकी मेन फीचर्स क्या थी? द कॉर्पोरेशन ऑफ मद्रास विच ceased to function because of French occupation was revived again, and the jurisdiction of all the 3 mayor court of presidency were modified to overcome the shortcoming of its earlier working। तो रिवाइव करवा लिया गया और जितने भी 3 मेयर्स कोर्ट थे और प्रेसिडेंट वर मॉडिफाइड टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ इट्स अर्लियर वर्किंग। तो इनका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की वर्किंग में किया गया ताकि ये लोग जो पुरानी इनमें डिफेक्ट्स और फ्लॉज थे वो सब रिवाइव हो सके, सुधार हो सके उनमें। तो मेयर कोर्ट को इस तरीके से रिवाइव किया गया चार्टर ऑफ 1753 में। नाउ द चार्टर ऑफ 1753 brought the corporation of each presidency under the control of the council by changing the mode of appointment of mayor and aldermen। तो my dear friends, ये बहुत बुरा हुआ
चार्टर ऑफ 1726 में हमने देखा था कि जो मेयर कोर्ट एस्टेब्लिश हुए थे वो डायरेक्ट जो उनके पास पावर आई थी वो क्राउन से आई थी, तो इसलिए वो गवर्नर एंड काउंसिल को कुछ मानते नहीं थे, उनकी किसी भी बात को नहीं मानते थे, इसलिए उनके बीच में इतनी सारी टसल देखने को मिला, झगड़ा देखने को मिला, जिसमें बॉम्बे केस, मद्रास केस, ओस्ट केस, अरब मर्चेंट केस हमने पढ़ा। तो उस झगड़े को अब ख़त्म कर दिया गया बिल्कुल। पहले क्या था, गवर्नर का कोई रोल नहीं था इन द अपॉइंटमेंट एंड द टेन्योर ऑफ एल्डरमैन, और जो एल्डरमैन थे वो बाद में मेयर को इलेक्ट करते थे। तो अब क्या हुआ, द कॉर्पोरेशन चार्टर ऑफ 1753 बोर्ड द कॉर्पोरेशन ऑफ ईच प्रेसिडेंसी अंडर द कंट्रोल ऑफ काउंसिल बाय चेंजिंग द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेयर एंड एल्डरमैन। जो मोड था अपॉइंटमेंट का, जो तरीका था मेयर का और एल्डरमैन का, उसको चेंज करके डायरेक्ट गवर्नर के अंडर में, उसको प्रेसिडेंसी के अंडर में दे दिया गया। तो इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो खत्म हो गई, जो चार्टर ऑफ 1726 की वजह से हमें देखने को मिली थी, दैट इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो इससे अब खत्म हो गई। द गवर्नर एंड काउंसिल वाज एम्पावर्ड टू सेलेक्ट द मेयर आउट ऑफ पैनल ऑफ 2 नेम्स इलेक्टेड बाय द मेयर एंड एल्डरमैन। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता था, जो मेयर और एल्डरमैन थे वो दो लोगों का नाम, बेसिकली द गवर्नर एंड काउंसिल वाज एम्पावर्ड टू सेलेक्ट द मेयर आउट ऑफ पैनल ऑफ 2 नेम्स। तो दो लोगों का नाम वो सुझाव रखते थे, उसमें से जो गवर्नर और काउंसिल थी एक बंदे को एज अ मेयर वो चूज करते थे, इलेक्ट करते थे बेसिकली। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ द काउंसिल ऑल्सो अज्यूम फुल पावर टू अपॉइंट एल्डरमैन इन द कॉर्पोरेशन एंड डिसमिस देम। तो जो काउंसिल थी गवर्नर की, उसके पास पूरी पावर थी, शक्तियां थी कि वो एल्डरमैन थे जो उनको अपॉइंट कर सके और उनको डिसमिस कर सके। तो अब ये जो मेयर कोर्ट और ये जो कॉरपोरेशन में एल्डरमैन है, ये डायरेक्टली काउंसिल के अंडर आ गए अब। तो मेयर कोर्ट वाज completely subordinate to the governor executive council by the charter of 1753। तो दिस इज द डिफरेंस। तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द चार्टर ऑफ 1753 एंड द 1726। अब 1726 में जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी विद रिगार्ड टू सिविल मैटर्स, और चार्टर ऑफ 1753 में अब जो गवर्नर एंड काउंसिल है, दे आर डायरेक्टली अपॉइंटिंग द मेंबर ऑफ कॉरपोरेशन, एल्डरमैन एंड मेयर। तो अब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म हो गई है। तो दिस चार्टर प्रोवाइडेड दैट द मेयर कोर्ट वुड नॉट ट्राई सिविल एक्शंस बिटवीन नेटिव्स, सच एक्शन बीइंग लेफ्ट टू बी डिसाइडेड बाय द नेटिव्स देमसेल्व्स। तो पुराना रिवाइज कर लेना चाहिए, जब कोई नई चीज़ मिले देखने को तो उसके साथ साथ पुराने को एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि वो भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके भी पॉइंट्स आपकी मेमोरी में बना रहे। तो अब क्या था, जो पुराना 1726 में मेयर कोर्ट बना था बाई क्राउन चार्टर ऑफ 1726, उसमें वो सिविल केसेस देख रहा था मेयर कोर्ट, उसके पास केवल जो जुरिस्डिक्शन था वो सिविल केसेस का था। उसमें वो नेटिव्स को भी देखता था, नेटिव्स के जो सिविल केसेस थे, जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे प्रेसिडेंसी के, उनके सिविल केसेस देख रहा था। तो इन दैट सिनेरियो अब क्या हुआ, चार्टर ऑफ 1753 में ये कंडीशन रख दी गई, जो मेयर कोर्ट है वो जो लोकल लोग हैं, लोकल पीपल है वहाँ की, उनके जो सिविल मैटर्स को नहीं देखेगा, सच एक्शन बीइंग लेफ्ट टू बी डिसाइडेड बाय द नेटिव्स देमसेल्व्स। और ये जो सिविल मैटर्स हैं वो नेटिव्स के भरोसे छोड़ दिए गए, भैया अपना अपने आप देखो तुम्हें कैसे करना है, अब मेयर कोर्ट नहीं एडजुडिकेट कर पाएगा। लास्ट पॉइंट, द मेयर कोर्ट कुड डिसाइड ओनली दोज केसेस ऑफ द नेटिव्स इन विच both the parties consented to accept the jurisdiction and decision of the court। तो मेयर कोर्ट केवल वो ही मुकदमे अब उन नेटिव्स के देख रहा था जिसमें जो दोनों पार्टी थी, जो दो पार्टी डिस्प्यूट में थी, अगर वो इस बात पे राजी हो जाएं, कंसेंट एक्सेप्ट कर लें जुरिस्डिक्शन एंड डिसीजन ऑफ द कोर्ट, कि हम कोर्ट का जो डिसीजन है, कोर्ट हमारा, वो कोर्ट के पास पहुंचे, अप्रोच करें मेयर कोर्ट को कि जी अपना एक डिस्प्यूट है, उसको आप ज़रा सोल्व कर दीजिए और आप जो भी फैसला देंगे हम उसको मानेंगे और अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। तो उस केस में मेयर कोर्ट नेटिव्स के जो मसले थे वो देख सकता था। तो मुझे यहाँ पे याद आ जाता है आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलेशन। तो अगर आप सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको ये एक्ट पढ़ने को मिलेगा। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको भी आर्बिट्रेशन याद आ गया होगा। मध्यस्थता कैसे होती है,
दो पार्टीज होती हैं डिस्प्यूट में, वो किसी एक पर्सन को आर्बिट्रेटर चूज कर लेती हैं और कि बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी टॉपिक नहीं है आर्बिट्रेशन हमारा। तो यहाँ तक आई होप डियर लीगल ईगल्स कि आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कभी कुछ दिक्कत ऐसी महसूस हो रही है, कोई तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कैसा करना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ Native Indians and the Christians could be allowed to take oaths in such a manner as they deemed most binding of their conscience to speak out the truth. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा मसला रहा है चार्टर ऑफ 1726 में। आपको दो केसेस याद होंगे जो हमने डिस्कस किए थे। एक तो अरब मर्चेंट वाला था, उसके बाद अरब मर्चेंट नहीं, हिंदू मर्चेंट्स वाला एक केस था, जिसमें ये कहा था मेयर कोर्ट ने को तो कि आप इंस्टेड ऑफ गीता आप जो काव है, गाय है, उसकी शपथ लीजिए। एक में कहा गया था कि आप पेगोडा जो है कोइन, पेगोडा कोइन है, उसकी शपथ लीजिए। लेकिन ये जो लोग थे वो कह रहे थे कि हम गीता की शपथ ले लेंगे, पेगोडा की शपथ नहीं। तो एक बहुत बड़ा मसला रहा है ये चार्टर ऑफ 1726 में, सॉरी माय बैड, रिलेटेड टू ओथ। तो वो ख़त्म ही कर दिया गया चार्टर 1753 में कि जो नेटिव इंडियंस हैं और जो क्रिश्चियंस हैं कुड बी अलाउड टू टेक ओथ, वो शपथ लें इन सच अ मैनर एज दे डीम्ड मोस्ट बाइंडिंग ऑफ देयर कंसाइंस टू स्पीक आउट द ट्रूथ। वो उसकी शपथ ले सकते हैं, उस किसी भी चीज़ की वो शपथ लें जिससे उन्हें लगता है कि जो हमारी अंतरात्मा है, ये शपथ लेने के बाद उससे केवल सत्य ही बाहर आएगा। ये ऐसा जो आपको, जिसका आपके पास सबसे ज़्यादा सम्मान हो, आपका धर्म हो, आपकी गीता हो, आपकी गाय हो या आपका ईश्वर हो, आप उसकी शपथ लें जिसको मान के आपको ये लगता होगा कि मैं इसकी शपथ लेने के बाद झूठ बोल ही नहीं सकता। तो ऐसी कोई भी शपथ आप ले लें। हमारी तरफ से कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है कि आप गाय की लेंगे या पैगोडा सॉन्ड करेंगे या फिर आप गीता की शपथ लेंगे, नहीं। आप ऐसी कोई भी शपथ लीजिए जिसके बाद आप झूठ ना बोल सकते हो। तो ये किस्सा जड़ से ख़त्म कर दिया गया है, झगड़ा ओथ वाला। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। लिटिगेंट वुड बी डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ कोर्ट फी विद द गवर्नमेंट एंड नॉट विद द कोर्ट्स। दिस वाज इंटेंडेड टू ईज द बर्डन ऑफ द कोर्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो लिटिगेंट्स होंगे उनको कहा गया कि जो आप कोर्ट फीस पहले कोर्ट में डिपॉजिट करते थे, अब कोर्ट में डिपॉजिट नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट के पास वो कोर्ट फीस डिपॉजिट करेंगे। और इसके पीछे कारण था कि जो जुडिशरी के ऊपर बर्डन था उसको कम किया जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जुडिशरी हमेशा बर्डन में रहती है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्योंकि आज भी हम देखते हैं जुडिशरी इज ओवर बर्डन। उस वक्त भी जुडिशरी वाज इन बर्डन। तो पता नहीं इस जुडिशरी का बर्डन कब खत्म होगा। अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक आर्टिकल, बड़ा अच्छा आर्टिकल इसके ऊपर लिखा जा सकता है। उसमें अपने आप लोग सजेशंस दे सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे जर्नल्स हैं, लॉ जर्नल्स हैं इंडिया में, जिनमें आप अपना आर्टिकल भेज सकते हैं, जिनकी थीम हमेशा यही रहती है, डेवलपमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट इन द जस्टिस। तो आप कैसे अपने सुझाव आर्टिकल के थ्रू या एक एस्से के थ्रू आप उनको भेज सकते हैं। इट्स ए गुड टॉपिक, बर्डन ऑफ द जुडिशरी कैसे। तो मैं अभी कुछ याद आ रहा है तो आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसे जजेस रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या हाई कोर्ट्स में जिन्होंने 12-12 घंटे की सिटिंग दी है ताकि जो जुडिशरी का बर्डन हो वो कम हो। लेकिन एक जज, 2 जज या 10 जज क्या कर सकते हैं मिलके। तो ये तो एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो एक विल पावर हो जुडिशरी में कि नहीं अब हम इतने घंटे काम करेंगे और फटाफट जितने भी केसेस होंगे उनको निपटाएंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन अ पर्टिकुलर केस अगर रात के 12 बजे एक बेंच बैठ सकती है 2 बजे, तो वाई नॉट। तो इसमें भी इनको सोचना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द चार्टर प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू कोर्ट कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट इन ईच प्रेसिडेंसी टाउन टू डिसाइड सिविल केसेस अप टू 5 पैगोडास। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक नया कोर्ट बनाया गया चार्टर ऑफ 1753 के अंडर, जिसको हम कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट के नाम से जानते हैं। हर प्रेसिडेंसी में बना दिया गया, लेकिन उसका जुरिस्डिक्शन बड़ा लिमिटेड रखा कि आप 5 पैगोडा से ज़्यादा के केसेस नहीं देखेंगे। तो ये भी एक तरीका था टू लेसन द बर्डन ऑफ
जुडिशरी। एक कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट बना दिया, 5 पैगोडास तक के केस आप लोग एडजुडिकेट करेंगे। सो द सिविल केस एक्सटेंडिंग दिस वैल्यू विल बी डिसाइडेड बाय द मेयर कोर्ट। और जो सिविल केसेस थे जो 5 पैगोडा से ज़्यादा के रहे थे वो उनको एज यूजुअल मेयर कोर्ट उनको देखेगा, एडजुडिकेट करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप डियर लीगल ईगल्स की यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। The object of establishing court of request was to provide cheap and quick justice. तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके पीछे जो उद्देश्य था कि वो ये था कि क्विक और चीप जस्टिस, तुरंत और तेजी के साथ फास्ट ट्रैक हो जाए ताकि, और फास्ट ट्रैक जस्टिस मिले। और इन टर्म्स ऑफ मनी चीप होना चाहिए। और फास्ट ट्रैक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देयर इज अ फ्रेज, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो क्विक जस्टिस मिले, इसके लिए इन कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट को एस्टेब्लिश किया गया। The court of request was an inferior court subservient to the council and its jurisdiction was extended to all inhabitants including the natives. तो जो inferior court था मतलब superiority में जो council थी उसके नीचे आता था in term of hierarchy court of request, और जो इसका jurisdiction था that was monetary jurisdiction was up to 5 pagodas in civil cases। और जो बेसिकली जो नेटिव्स वगैरह थे वो सब इसके जुरिस्डिक्शन में आते थे। द कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट वाज एन इंफीरियर कोर्ट सबसर्विएंट टू द काउंसिल, मतलब काउंसिल की सपोर्ट के लिए था, हायरार्की में काउंसिल से नीचे था, और जो इनहेबिटेंट्स थे लोकल वगैरह सब इसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आते थे। और अब इस स्लाइड पे लिखा हुआ है थैंक यू, रियली थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट्स में बताइए, क्योंकि एज यूजुअल सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। इन केस यू वांट टू कॉन्टेक्ट अस तो टेलीग्राम का चैनल है द लॉजिकल स्टडीज़, बिना देर किए ज्वाइन कीजिए। इंस्टा पे फॉलो कीजिए अगेन द लॉजिकल स्टडीज़, एंड ऑन जीमेल thelogical@gmail.com। अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए, प्रिंटेड नोट्स चाहिए, तो आप मुझे इन तीनों में से किसी पर भी बता सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य चौधरी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए एंड टेक केयर, बाय बाय।